नमस्कार। मुद्दा में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। शुरुआत करेंगे अपने इस खास बुलेटिन की। रूस यूक्रेन के समीकरण में नाटो की भूमिका बेहद अहम है। रूस यूक्रेन युद्ध के पीछे नाटो फैक्टर को समझे बिना हम जंग के सभी कारणों का विश्लेषण नहीं कर सकते। आज नाटो को रूस कहीं ना कहीं एक सामरिक खतरे के रूप में देखता है और इसके बढ़ते प्रभाव पर लगाम लगाने के लिए कई जुगत भी कर चुका है। यूक्रेन की जंग भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जाता है। रूस यूक्रेन जंग में अब कई महीने बीत गए हैं। इस युद्ध के पीछे एक बड़ी वजह नाटो माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि यूक्रेन का नाटो संगठन पर शक और अमेरिका से निकटता के चलते रूस ने कीव के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था। यूक्रेन के अमेरिका के साथ सामरिक संबंध और नाटो की सदस्यता को लेकर रूस कई बार उसे धमकी भी दे चुका था और रूसी विरोध के बावजूद यूक्रेन नाटो की सदस्यता को लेकर अड़ा रहा। इसका परिणाम एक महायुद्ध में तब्दील हो गया। इतना ही नहीं, फिनलैंड और स्वीडन को भी रूस ने धमकी दी है कि अगर वे नाटो की सदस्यता लेते हैं तो परिणाम भुगतने को तैयार रहें। आखिर नाटो से रूस को इतना गुरेज क्यों है? इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? ऐसे में आइए जानते हैं आखिर क्या है जिसमें फिनलैंड शामिल होना चाहता है। रूस यूरोप में नाटो के विस्तार का विरोध क्यों कर रहा है? कैसे नाटो के चलते ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था? नाटो संगठन का मूल उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस के यूरोप में विस्तार को रोकना था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नाटो संगठन का लगातार विस्तार हो रहा है। मौजूदा समय में इस संगठन में 30 सदस्य देश हैं। नाटो की जिम्मेदारी सदस्य देशों और उसकी आबादी की रक्षा करना है। नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले को नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। नाटो संगठन में सर्वाधिक सैनिक अमेरिका के ही हैं। संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा के नाम पर नाटो सैनिकों ने रूस की पूरी घेराबंदी की है। रूस की नाक के नीचे नाटो सैनिक मौजूद हैं। रूस यूक्रेन जंग के बाद नाटो के पूर्वी सीमाओं को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने नाटो को काफी सैन्य और सामरिक मदद की है। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दावा है कि पश्चिमी देश नाटो का इस्तेमाल रूस के इलाकों में घुसने के लिए कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि नाटो पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियों पर विराम लगाए। दिसंबर 2021 में यूक्रेन ने अमेरिकी दबदबे वाले दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन नाटो से जुड़ने की इच्छा जाहिर की थी। यूक्रेन की ये कोशिश रूस को नागवार गुजरी है और उसने यूक्रेन पर फरवरी में हमला कर दिया। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ता है तो नाटो सेनाएं यूक्रेन के बहाने रूसी सीमा तक पहुंच जाएंगी और ये रूस के लिए खतरा बन सकता है। इसी कारण से पुतिन हर हाल में यूक्रेन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या नाटो और अमेरिका की गुटबंदी को रूस तोड़ पाएगा? क्या अमेरिका नाटो के जरिए रूस पर हावी होना चाहता है? क्या रूस के तेल और गैस सप्लाई में बंदी यूरोप की अर्थव्यवस्था को तोड़ने में सक्षम है? क्या रूस अमेरिका की जंग में यूरोप पिस रहा है? पूरे प्रकरण में भारत का स्टैंड कितना सही है और क्या ये जंग तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेती दिख रही है? आज हम इन्हीं तमाम सवालों की पड़ताल करेंगे, जवाब अपने वरिष्ठ पैनल से जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ उनसे करा देते हैं। मंजू सेठ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि एक्स डिप्लोमेट हैं। इसके अलावा संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। मंजू सेठ जी, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। अभी जैसे हम हालात देख रहे हैं यहाँ पे, शुरू से ही अगर बात करें इस जंग की, रूस और यूक्रेन के बीच जो शुरू हुई, नाटो मेन मुद्दा रहा इसमें। यूक्रेन ने अपनी दिलचस्पी दिखाई नाटो में जाने की, जिसके बाद रूस की तरफ से ये जंग छिड़ी है और अब हम देख रहे हैं कि स्वीडन और फिनलैंड तो पहले ही अपनी दिलचस्पी दिखा चुका है। स्वीडन की तरफ से भी ऐसी बातें सामने आ रही हैं, वो भी नाटो में जाना चाहता है। तो ऐसे में जो पुतिन है वो काफी अब कहा जा सकता है कि आक्रामक अंदाज में उन्होंने ये कहा भी है कि अंजाम भुगतने को आप तैयार रहें स्वीडन और फिनलैंड से, अगर ऐसा कुछ आप लोग करते हैं तो किस तरह से देखा जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखेंगे थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, तो नाटो जब बना था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। उसके बाद तो जब कोल्ड वॉर के दौरान और सोवियत यूनियन का भी जब खत्म हुआ तो तब डिसाइड कर दिया था कि सब डिस्मैंटल कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ, ऐसा डिस्मैंटल नहीं हुआ। और उसके और ये भी एग्रीमेंट हुआ था कि और एक्सपेंशन नहीं होगी नाटो। फॉर्मर सोवियत यूनियन के जो हिस्से वाले देश थे वो इसमें नहीं शामिल हो, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता गया इसका, बढ़ती गई
और बिल्कुल रूस के बॉर्डर तक पहुंच गई है ऑलमोस्ट। और अगर आप फिनलैंड और स्वीडन भी ज्वाइन करते हैं और यूक्रेन भी कह रहा है हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो रूस को डेफिनेटली जी इसका थ्रेट है उनको कि हमको हमें घेरने की कोशिश है। लेकिन मुझे लगता है ये जो यूक्रेन की जो लड़ाई हुई है, शुरू तो इसी से हुई थी कि यूक्रेन को उन्होंने वार्न किया था कि आप नहीं ज्वाइन करिए, आप नहीं ज्वाइन कर सकते नेटो में, लेकिन वो फिर भी उन्होंने कहा नहीं हम करेंगे ज्वाइन। तो ये शुरुआत जो वॉर की हुई, जो जंग की हुई, वो इसी से शुरू हुई। जी लेकिन उसके बाद जो उसका मकसद बदला है और जैसे आगे चलती चली जा रही है, इतने दिन हो गए हैं, 4 महीने 3.5 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तो चलता ही चला जा रहा है। क्योंकि अब सब कुछ का जो रीजन है वो सब अलग हो गया है और तो जो एम है वो भी मुझे लग रहा है बदल गया है। और जियोपॉलिटिकल रियलिटी तो ये है कि यूएस और उस आपस में अपना जो पावर प्ले है वो दिखा रहे हैं और अपना स्तर बढ़ाना चाह रहे हैं। और उसी में ये हमारे यूरोप और जो देश हैं वो थोड़े से इसमें फंस गए हैं। जी लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है। और स्वीडन और ने कहा था वो नहीं ज्वाइन करना चाहते नाटो, और ऑनलाइन सॉर्ट ऑफ पॉलिसी रखी हुई थी इतने सालों से। लेकिन जब रूस ने अटैक किया यूक्रेन पे, तो वो उनको लगा कि अब तो डेंजर और थ्रेट है बिल्कुल हमारे बॉर्डर पे आ गया है और किसी वक्त भी अपना ये रवैया बदल सकते हैं रूस। तो इसलिए रूस के जो अब चलती जा रही है वॉर, एक्चुअली थ्रेटन फील कर रहे हैं। जी और वो अप्लाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं अप्लाई करने के लिए नेटो में, ताकि उनको भी उनको प्रोटेक्शन मिले, जो अब देख रहे हैं यूक्रेन को बिल्कुल नहीं मिली क्योंकि यूक्रेन मेंबर नहीं है नाटो। अगर वो उसमें आ जाते हैं टाइम लगेगा, ये तो है नहीं कि जी। और कहीं ना कहीं मैम ये कहा जा सकता है कि देखिए अमेरिका और रूस के बीच में ये जो लड़ाई है, इसे कहें तो गलत नहीं होगा, कहीं यूरोपीय देश इसमें पिसते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि पुतिन अब पूरी तरह से नाटो से डरे हुए हैं और शायद यही वजह है कि वो स्वीडन और फिनलैंड को भी धमकी दे चुके हैं कि आप अंजाम देख चुके हैं, यूक्रेन का क्या हुआ है, आपके साथ भी यही होगा। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद महत्वाकांक्षी हैं और वो अपने बयानों के माध्यम से, चाहे वो अपने आर्टिकल के माध्यम से, अपने राष्ट्र के नाम संबोधन के माध्यम से, अनेकों तरीकों से वो इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि वो ये चाहते हैं कि रशिया की जो विदेश नीति, रशिया की जो रक्षा नीति का गौरव उसी तरीके का स्थापित हो जैसा कि सोवियत यूनियन के समय में हुआ करता था। और वो सोवियत यूनियन के पुराने गौरव को हासिल करने के लिए वो रशिया के जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, रशिया का जो डोमिनेंस है, जो प्रभाव है, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वो मंशा रखते हैं, ऐसी महत्वाकांक्षा रखते हैं। और इस महत्वाकांक्षा को हासिल करने के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना है वो ये है कि वो अमेरिका की, जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो हेजेमनीज हैं, उसको वो चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक ऐसे समय में कि जब अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन पे ज्यादा फोकस होने जा रहा था, इराक, सीरिया, लीबिया और अफगानिस्तान जैसे थिएटर से वो निकल करके वो जब इंडो पैसिफिक रीजन पे अपने फोकस को ज्यादा करने जा रहा था, तो ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन को ऐसा लगा कि उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि वो यूरोपियन थिएटर में अपने प्रभाव को गहरा करने के लिए अमेरिका और नेटो की हेजेमनी को चैलेंज कर दें। और इस प्रक्रिया में उन्होंने यूक्रेन को एक मोहरा बनाया, यूक्रेन को एक बहाना बनाया और यूक्रेन के माध्यम से और यूक्रेन के जो पूरे स्थिति को उन्होंने नेटो के एक्सपेंशन से जोड़ दिया कि नेटो का चूंकि एक्सपेंशन हो रहा है, इससे रशिया की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है, इसलिए मैं यूक्रेन के ऊपर हमला करूंगा। क्योंकि यूक्रेन नहीं नेटो का पार्ट बनता है तो ये तो रशिया के लिए एक सिक्योरिटी का थ्रेट बन जाएगा। तो ये उन्होंने एक बहाना चुना है, मेरा विचार है, मेरा असेसमेंट है। वास्तविक रूप से जो उनका लक्ष्य है वो रशिया के प्रभाव को यूरोपियन थिएटर में और गहरा करने का और बढ़ाने का, और इस प्रक्रिया में अमेरिका और नेटो की हेजेमनी को चैलेंज करने का है। और जाहिर है कि ये जो उनकी मंशा है ये बहुत स्पष्ट है। अमेरिका और नेटो ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से एहसास किया है कि यूक्रेन एक मोहरा है। आने वाले समय में कई ऐसे मोहरे हो सकते हैं जो कि रशिया का निशाना बन सकते हैं। और जो अन्य जो देश हैं, जैसे कि स्वीडन और फिनलैंड की अगर बात करें, तो इन देशों को भी इस बात का एहसास है कि
कि ये एक नया मोहरा हो सकते हैं, इनकी भी स्थिति यूक्रेन जैसी हो सकती है। जी बिल्कुल, ये जो देश है यूरोपीय एक मोहरे की तरह हो सकते हैं, अमेरिका मोहरे की तरह ये इस्तेमाल कर सकता है इन्हें आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर यही स्थिति बनी रही तो, क्योंकि रूस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और अमेरिका भी लगातार कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठा रहा है ताकि वो रूस को दबाव में ले सके, लेकिन हम देख रहे हैं इस चीज का कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में रूस क्या कर सकता है, क्योंकि जो गुटबंदी है अमेरिका की और नाटो की, उसको तोड़ना तो काफी मुश्किल फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है। मंजू सेठ जी, क्या कहेंगे आप इस पर? वो तो अभी तो बहुत ही स्ट्रांग उनका जो गठबंधन है वो रहेगा भी, और स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपना, जैसे संदीप जी ने कहा, अपना जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है और अपना वहां पे वो और बढ़ाना चाहते हैं यूरोप में और कायम रखना चाहते हैं। और साथ ही में इंडो पैसिफिक पे जो फोकस शिफ्ट हुआ है इनका। लेकिन एक चीज आप देखेंगे, अफगानिस्तान में और सब जगह इन्होंने अपने सोल्जर्स भेजे थे, लेकिन यूक्रेन में बिल्कुल एक भी अपना भेजा नहीं है, क्योंकि वो इनके थ्रू कर रहे हैं, यूक्रेन के थ्रू और अपना नाटो के थ्रू आर्म सप्लाई और सब कुछ और सपोर्ट जो है वहीं से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल मुद्दा बन गया है यूक्रेन अनफॉर्चुनेटली, और आगे चल के भी फिनलैंड और स्वीडन भी इस जियोपॉलिटिकल फागे और पाप में भी बन सकते हैं मोरे। तो ये इस वक्त स्थिति जो है यूरोप बहुत ही नॉट इन अ गुड सिचुएशन, बिल्कुल भी किसी भी हालत में। अब देखिए ना, उनका जो डिपेंडेंसी थी जो पेट्रोल और गैस पे, उसने कहा है कि आप बंद करिए। वहाँ के लोगों का तो मुश्किलें पड़ने वाली हैं अगर वहाँ का पेट्रोल सडनली बंद कर दे। और उसके पास एक वो बार्गेनिंग पॉइंट क्या लीजिए, वो सडनली उन्हें अनाउंस किया था हम बंद कर रहे हैं, आज से हमारा गैस बंद, हमारा आज से बंद। तो अगर वो करेंगे तो भी यूरोप को ही भुगतना पड़ेगा उसका आउटकम, और उसके जितने भी एक्शन लेंगे साइबर अटैक। जी बिल्कुल, भुगतना पड़ेगा यूरोप को, तमाम देशों को। जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे आप फिनलैंड और स्वीडन की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है, उनको भी धमकी दी गई है पुतिन की तरफ से, लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिर संजीव श्रीवास्तव जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम नाटो की बात करें तो सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन उसे माना जा रहा है, और शायद यही वजह है कि पुतिन भी डरे में हैं उससे कि कहीं उसका विस्तार होता है तो रूस पर अटैक हो सकता है, और इसी वजह से लगातार उनकी तरफ से ये जो रवैया है ये अख्तियार किया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन साथ ही साथ ये जो यूरोपीय देश हैं इन्हें भी समझना होगा कि अमेरिका सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहा है। आखिर ये देश ये चीज समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, जबकि यूक्रेन का एक एग्जाम्पल उन्होंने देख लिया है यहाँ पर? देखिए जया जी, जो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो मंशा थी कि वो नाटो को कमजोर करें, नाटो के अंदर एक विभाजन की स्थिति पैदा करें, इस तरीके का दबाव बनाएं कि नाटो अपने आप को श्रिंक करे, अपने आप को विड्रॉ करे, इसका बिल्कुल उल्टा हुआ है, बिल्कुल विपरीत होता जा रहा है। रशिया के इस तरीके के यूक्रेन को चैलेंज करने की वजह से और उसको नाटो के एक्सटेंशन से जोड़ने की वजह से नाटो और अधिक सशक्त बनकर के उभरने जा रहा है। नाटो को इस पूरी यूक्रेन संकट के पहले नाटो के अंदर की अगर बात करें तो उनके अंदर कई मतभेद थे। कुछ फंडिंग वगैरह को लेकर के राष्ट्रपति ट्रम्प जब थे तो वो 2% सभी से चाहते थे कि सभी अपने बजट का 2% तक नाटो को कंट्रीब्यूट करें। अन्य जो यूरोपियन जो यूनिटी थी उसमें भी कुछ मुद्दे होते थे जिसकी की वजह से जो नाटो के अंदर भी एक बहुत एक संगठित स्वरूप जो उसका है वो उसमें बिखराव जैसी स्थिति तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक कहीं न कहीं मतभेद जैसी स्थितियां अनेक मुद्दों पर हो जाती थी। लेकिन रशिया के इस तरीके के यूक्रेन पर हमला करने से और उसके नाटो के एक्सटेंशन से उसे जोड़ देने से नाटो को एक नया आधार मिल गया है और नाटो और अधिक सशक्त रूप से अपने एक्सटेंशन को करने जा रहा है। क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो महत्वाकांक्षाओं के बारे में, चाहे वो नाटो के देश हो चाहे वो अमेरिका हो, इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि ये जो रशिया है ये आने वाले समय में अमेरिका और नाटो को चैलेंज करेगा। और रशिया का ये जो चैलेंज है वो चाइना के साथ मिल करके भी हो सकता है, इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से पूरे विश्व में एक नए तरीके की जो रणनीतिक अनिश्चितता है वो बढ़ती जा रही है। एक महाशक्तियों के बीच का जो विश्वास का संकट है वो गहराता जा रहा है। और इसी वजह से मेरा ऐसा असेसमेंट है कि जो अमेरिका और नाटो के देश हैं वो अधिक जो है संगठित रूप से अपने आप को पेश करने जा रहे हैं
और ऐसे जो देश जो कि अभी तक नाटो का सदस्य नहीं थे, स्वीडन और फिनलैंड जैसे जो राष्ट्र हैं, जॉर्जिया जैसे जो राष्ट्र हैं, ये राष्ट्र भी आने वाले समय में नाटो के सदस्य बनने की तरफ तेज गति से आगे कदम बढ़ा सकते हैं। और नाटो भी इन्हें अपने संगठन में लेने के लिए जो पूरा एक इंडक्शन का जो प्रोसेस है उसको तेज गति से कंप्लीट कर सकता है। तो ये आपने जैसा कि एम्बेसडर शेख ने बिल्कुल सही कहा, सटीक तरीके से इंसाइटफुली कहा कि चूंकि यूक्रेन उसका पार्ट नाटो का नहीं था, इसी वजह से रशिया यहाँ पर सीट कर गया। लेकिन ये जो फिनलैंड और स्वीडन जैसे राष्ट्र इस बात को समझ रहे हैं, यदि स्वीडन और फिनलैंड समय रहते नाटो का पार्ट बन जाते हैं तो रशिया कभी भी ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा कि वो नाटो के देश पर, नाटो की टेरिटरीज पर हमला करे। क्योंकि ऐसा होने पर आप जानते हैं कि नाटो का जो आर्टिकल 5 है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें कि कलेक्टिव डिफेंस का प्रावधान है। और ये जो परिस्थिति एक वर्ल्ड वॉर के तौर पे चल जाएगी। जी बिल्कुल, और शुरू से जब से जंग शुरू हुई है यही आसार लग रहे हैं कि कहीं एक और वर्ल्ड वॉर तो अब नहीं होने वाला है। लगातार इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। मंजू सेठ जी, आपको क्या लगता है, जो स्थितियां बनती हुई जा रही हैं, हालात सुधरने की जगह बल्कि हम देख रहे हैं बिगड़ रहे हैं, इतना वक्त हो गया है लेकिन ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है और अब दूसरे देशों के इन्वॉल्वमेंट की भी बात कर रहे हैं पुतिन यहाँ पर, तो किस तरह से देखा जाए, क्या एक और वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनती हुई दिख रही है? स्थिति तो बन रही है, उसी डायरेक्शन में सब कुछ हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि लोग सारे जो देश के लीडर्स हैं वो बैठ के थोड़ी अपना सोचेंगे कि अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो किसका नुकसान होता है। सारे देश इफेक्ट होंगे और अगर जैसे प्रेसिडेंट थ्रेटन कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर उसको चाहे लो इंटेंसिटी न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज कर सकते हैं, बट उसका जो नतीजा है, जो असर है वो सभी पे पड़ेगा अगर ऐसा होता है। और अगर ये नॉन कन्वेंशनल वॉर लॉन्च करते हैं उससे भी सब कुछ सब देश को बहुत बुरा असर होता है। इकोनॉमी कैसे पूरे वर्ल्ड वाइड इफेक्ट है, सप्लाई चेन इफेक्ट होने वाली है, दिक्कत आने लग गई ऑलरेडी, बहुत सारे ऑलरेडी नेगेटिव आउटकम्स हैं वो सब नजर आ रहे हैं और सब कोशिश करते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर ना बने। लेकिन जैसे चलता ही चला जा रहा है, सब अपनी पॉस्चर्स जो है पॉस्चरिंग तो हो रही है बिल्कुल कॉन्फ्रंटेशनल, सारे प्लेयर्स हैं सभी कॉन्फ्रंटेशनल हो रहे हैं। बस कह रहा है कि हम रूस को वीकन करके खत्म करना चाहते हैं, कहते हैं नाटो और सब अमेरिका सबको हमको खत्म करना चाहते हैं, वीकन करना चाहते हैं। तो आपस में जो ये आपस में चल रहा है और चल रहा है, ये अगर रुका नहीं जी तो कह नहीं सकते कि डायरेक्शन में हम जाएगा और हो सकता है कि ये और बड़े देश इसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा ना हो। जी, उम्मीद ये की जा सकती है कि ऐसा ना हो, क्योंकि हालात अभी बेहतर नहीं हमें दिख रहे हैं फिलहाल पूरी दुनिया में हम देखें तो। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या भारत का स्टैंड ऐसे में अब क्या होना चाहिए, स्टैंड अब भारत को क्या लेना चाहिए ऐसे में जो स्थिति अभी बनी हुई है उसको देखते हुए? जी देखिए, भारत का जो स्टैंड है बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण, जिम्मेदारी भरा, संतुलित स्टैंड रहा है। और यही जो भारत का स्टैंड है कि जिसमें कि भारत ये कह रहा है कि इस समस्या का समाधान निगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से होना चाहिए, हिंसा बंद होनी चाहिए, महाशक्तियों को आपस में संवाद करना होगा, जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं उन्हें आपस में संवाद करना होगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान होना चाहिए, प्रिंसिपल का सम्मान होना चाहिए, जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से यूएन चार्टर के आधार पर जो स्टैब्लिश किया गया था उसका सम्मान होना चाहिए। तो भारत का जो दृष्टिकोण है वही इस समस्या का हल है। लेकिन वर्तमान समय में जो स्थितियां दिख रही हैं, ऐसे में महाशक्तियों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। रशिया की अपनी साम्राज्यवादी मानसिकता है, महत्वाकांक्षा है कि वो पुरानी सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करना चाहता है। चाइना नंबर 1 पावर 2049 तक बन जाना चाहता है। अमेरिका जाहिर है कि और यूरोपियन देश हैं वो अपनी अपनी जो हेजेमनीज हैं उसको वो डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका विशेष रूप से ऐसे मौकों पर अपने पावर प्रेजेंस को, अपने डिफेंस पोस्चर को और अधिक से अधिक सशक्त दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अमेरिका के जो ट्रीटी एलाइज हैं, जो दुनिया, जो जापान, कोरिया, फिलीपींस, अन्य जगहों पर जहां कहीं भी उसके ट्रीटी एलाइज अन्य जगहों पे हैं, उनको भी मैसेज देने के लिए, चाइना जैसे राष्ट्रों को भी मैसेज देने के लिए अमेरिका टफ पोस्चरिंग करेगा। तो ऐसे में ये जो टकराव है ये महाशक्तियों के बीच में परोक्ष रूप से जो वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। लेकिन जहां तक न्यूक्लियर वॉर की बात है
तो मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर वॉर होगा। इस तरीके की संभावना बेहद कम है, क्योंकि जो न्यूक्लियर वॉर है वो एक म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसको कि मैट की सिचुएशन कहते हैं, वो उसको जन्म देगा। इस पूरे यूक्रेन के संकट में भी जायरा जी आप देखिए, तो चाहे वो अमेरिका हो, नेटो हो या रशिया हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर सीधा हमला करने से बचे हैं। एक भी रशिया का कोई बम, एक भी कोई गोली नेटो की टेरिटरी पर अब तक नहीं चली है और जिसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि रशिया जानता है कि जो अमेरिका और नेटो की जो संयुक्त शक्ति है, जो इनकी मिलिट्री माइट है, उसकी तुलना में रशिया की शक्ति काफी कम है। और संजीव जी, एक और चीज हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए कि अमेरिका लगातार यूक्रेन को साथ देने की बात तो करता है और यूक्रेन काफी अरसे से बल्कि नाटो में आने की मांग करता रहा है। 2008 और 9 के करीब से ही वो ये मांग कर रहा है, लेकिन नाटो से शामिल नहीं कर रहा है। लेकिन साथ देने की बात अमेरिका लगातार कर रहा है, तो उसे शामिल भी नहीं कर रहे हैं आप नाटो में और फोर्स कर रहे हैं, एक तरीके से पुश कर रहे हैं कि आप रूस के अगेंस्ट ही रहें। तो इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि यूक्रेन को ये बात समझ में नहीं आ रही है? देखिए, मुझे लगता है कि यदि यूक्रेन नाटो का पार्ट बन गया होता समय रहते, तो रशिया ये दुस्साहस नहीं कर पाता, क्योंकि रशिया अभी आप देखिए तो जो भी नाटो की टेरिटरीज हैं उसके ऊपर, जैसा कि मैंने कहा कि एक भी हमला रशिया की तरफ से नहीं किया गया है। उसके आसपास के इलाकों में जरूर, पोलैंड के के पास के इलाकों में जरूर रशिया ने मिसाइलें दागी हैं, लेकिन ये जो मिसाइलें हैं वो पोलैंड पर तो नहीं गिरी हैं। यदि नेटो का पार्ट यूक्रेन समय रहते बन गया होता तो आज यूक्रेन की ऐसी स्थिति नहीं हुई होती, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और ऐसा लगता है कि स्वीडन और फिनलैंड जैसे राष्ट्र इसी बात का लेसन ले रहे हैं कि जिस तरीके से अब उनकी सुरक्षा के ऊपर खतरा पैदा रशिया कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए वो जल्द से जल्द नेटो का पार्ट बन जाना चाहते हैं। लेकिन जो आपने एक लार्जर जो क्वेश्चन किया है कि ये जो यूक्रेन की जो क्राइसिस है, जो वास्तविक रूप से देखें तो महाशक्तियां ही परोक्ष रूप से लड़ रही हैं। यूक्रेन तो उसका एक मोहरा है, एक बहाना है। यूक्रेन के कंधों पर बंदूक रख के चलाई जा रही है। वहां के लोग, सबसे बड़ी जो त्रासदी हुई है वहां के आम लोगों की हुई है। सबसे ज्यादा वहां के जो तबाही बर्बादी अगर किसी की हुई है तो यूक्रेन की हुई है, वहां के साधारण नागरिकों की हुई है। लेकिन ये जो पूरी लड़ाई है ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है, और ये प्रतिद्वंदिता आने वाले समय में लंबे समय तक जारी रह सकती है, जो वर्षों और दशकों तक भी ये चल सकता है। एक नए शीत युद्ध का खतरा पूरे विश्व पर मंडरा रहा है और पोलराइजेशन बढ़ता जा रहा है महाशक्तियों के बीच में। चलिए, ठीक है, ठीक है। चलिए संजीव जी, मनोज सेठ जी, एक आखिरी आपसे ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि अब आगे हमें क्या कदम उठाना चाहिए कि जो स्थितियां हैं वो बेहतर हो सकें, हालात बेहतर हो सकें? आपके हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी, जो बातचीत, डिप्लोमेसी, गिव एंड नेगोशिएशंस हैं, तो थोड़ा कम होना पड़ेगा अपोजिशन से, थोड़ा सा पैक करना पड़ेगा, तब उम्मीद है कि कुछ नतीजा निकले, समाधान निकले। लेकिन इस वक्त महाशक्तियां जैसे ने कहा लगे हुए हैं दूसरे नीचे दिखाने में और जोर करने में, दिखाने में जोर है। इसीलिए ये सिर्फ नेगोशिएशन, डिप्लोमेटिक तरीके, तौर तरीके अपना के और थोड़ा गिव एंड टेक करके और अपनी जो पोजीशन जिस वक्त अटके हुए हैं उनसे पीछे थोड़ा हट के, दोनों सारे जितने लोग हैं इंक्लूडिंग यूक्रेन, यूएस और नाटो और रूस, सभी को थोड़ा बहुत नेगोशिएट करना पड़ेगा, तभी। जी बिल्कुल, नेगोशिएशन बहुत जरूरी है। ये नेगोशिएट नहीं होगा तो चीजें और ज्यादा खराब हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में, और इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।